हाँ, पिछले क्लास तक मैं आपको इसके पहले वाला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक पढ़ा दिया था, पॉइंट नंबर 7 तक। हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोग ये जानते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दैट अट्रैक्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड and diamagnetic substances are weakly repelled in magnetic field. म्यू डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू, और वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता दिया था। अगर किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है तो इसमें जो इंटीजर वाला पार्ट है ना, डेसिमल के इधर वाला पार्ट है, दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मान लो किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है तो ये जो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा तो क्या करोगे? जो इंटीजर पार्ट होगा दैट विल बी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ये सब सब्सटेंस में निकालना है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं Cr3+ में निकाल देता हूँ। अगर आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछी तो क्या बोलोगे? दैट वन इज 4s1 3d5। अब ये Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो एक 4s से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल लो तो क्या बचेगा? 3d3। तो यहाँ पर क्या डी में हम जानते हैं 5 सबसेल होता है, 1 2 3 4 5। तो और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या 3 का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका अपना एक क्या होता है? लैटिस होता है। आपको पता होगा अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, मान लो कि आयरन का ही मेटल्स है, तो आयरन का मेटल्स कुछ अपना उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल्स होगा। मतलब ये सब जो आपको पता होगा, ये सब को हम लोग जो सॉलिड स्टेट में पढ़े थे कि ये जो है ना, ये दिस वन इज लैटिस पॉइंट, और ये क्या होता है? इंटरस्टिशियल पॉइंट। ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये जो होते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सॉरी, ये जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का अपना एक क्या होता है? लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। तो ये जो आपको इंटरस्टिशियल साइड दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या, जैसे नॉन मेटल्स, स्मॉल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड एलिमेंट क्या होते हैं? यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाते हैं? यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। और अगर ये ट्रैप हो जाएंगे तो क्या होंगे? ट्रैप हो जाएंगे तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? दैट वन इज इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड। इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड हम लोग भी बोलेंगे। तो यही बोल रहा है कि व्हेन स्मॉल एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट गेट ट्रैप्ड इन द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जैसे टंगस्टेन, टंगस्टेन के अंदर टंगस्टेन कार्बन, इसके अंदर क्या हो गया? कार्बन इंटरस्टिशियल साइट पर ट्रैप्ड हो गया है। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स है तो आप देख लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है तो उसको आपको ध्यान रखना है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो जे आर जनरली नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? मैं सॉलिड स्टेट में आपको बताया, दो तरह का कंपाउंड होता है, स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड जैसे FeO, ये एक स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड है। मतलब इसमें वैलेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब स्टैचोमेट्री, एक प्रॉपर स्टैचोमेट्री फॉलो हो रहा है। नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड में क्या होगा? प्रॉपर वैलेंसी, प्रॉपर स्टैचोमेट्री फॉलो नहीं होगा। तो ये जो आपका इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड होते हैं, ये एक नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा, ये ना तो आयनिक होते हैं ना तो कोवेलेंट होते हैं। इट इज हार्डर देन प्योर एलिमेंट। ये प्योर एलिमेंट से हार्डर होते हैं, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। और ये एग्जाम में जेई में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज रॉन्ग, 4 इंटरस्टिशियल कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिख दिया और उसमें क्या गलत है बताना था। हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हार्डर होता है, ना तो आयनिक ना तो कोवेलेंट होता है। मिलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी आर लेस देन प्योर मेटल्स, मिलिबिलिटी और डक्टिलिटी के सेंस में क्या होता है, इट इज लेस मिलेबल एंड डक्टाइल देन प्योर मेटल्स। इट इज केमिकली इनर्ट, केमिकल रिएक्शंस नहीं के बराबर करते हैं ये। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक डायग्राम बनाकर भी दिखाया गया है कि ये एक मान लो कि मेटल्स का लैटिस है और ये जो इंटरस्टिशियल साइड देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ये सब ट्रैप्ड हो गए हैं। अगर ट्रैप्ड हो जाएगा तो इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आपको पता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं और ये कैटलिस्ट होते हैं, तो ये लिखा गया दे हैव रिमार्केबल टेंडेंसी टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट। रीजंस क्या है, क्योंकि इनका पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि S और D सबसेल्स का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए S और D इलेक्ट्रॉन्स दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ओवर द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर इसके पास फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इंक्रीजेज द एड्जॉर्प्शन पावर। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों कारण के कारण ये अच्छा कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इनका ये एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे बहुत सारा देखोगे, जैसे ओसवाल्ड प्रोसेस में पढ़ाया था कि ओसवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते थे। इसी तरह और भी प्रोसेस आपको बताया था, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन में, तो जब SO2 को SA3 में कन्वर्ट करने के लिए V2O5 कैटलिस्ट का यूज करते थे। इसी तरह हैवर्स प्रोसेस में आपको याद हो Fe2O3 या आयरन कैटलिस्ट यूज करते थे। तो ये सब देखो, और ये सब जो एलिमेंट देख रहे हो दे ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो इनका कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है उसका रीजंस और कुछ एग्जांपल्स भी बताया गया। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। ये तो सॉलिड स्टेट में मैं पढ़ाया था, फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। क्या होता है, एटम्स यहाँ पर क्या, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड में एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो। जैसे FeO, Fe2O3, ये क्या स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब एटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो। बट अगर यहाँ पर जैसे ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, FeO को हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, अगर इसका क्रिस्टल देखोगे तो O2 माइनस आयंस क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को ऑक्यूपाई करते हैं, और ये Fe2 प्लस आयंस जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये अभी एक स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड है। बट ये सब जो कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है, ये सब सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें एटम्स अपने रेशियो में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। ये कैसे फॉर्म होते हैं, अगर आपको याद हो तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, 2 तरह का डिफेक्ट था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड दिख रहा है, इट इज फॉर्म बाय मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, ये जो आपको लैटिस दिख रहा है, आयरन का लैटिस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये FeO का लैटिस दिख रहा है, इसमें से क्या करते हैं ना, कुछ Fe2 प्लस आयंस को Fe3 प्लस आयंस में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 3Fe3 प्लस आयंस को रिमूव किए और उसके जगह पर हम 2Fe3 प्लस आयंस पुट कर दिए, तो इससे क्या हो गया, मेटल्स में डिफिशियंसी हो गया। पहले 3Fe2 प्लस आयंस थे, अभी क्या उसके जगह पर आपने 2Fe3 प्लस आयंस ही रखा, तो इसलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक ऑक्सीजन पर एक आयरन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक ऑक्सीजन पर 0.93 आयरन प्रेजेंट है। आपने क्या किया कि 3Fe2 प्लस को 2Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर दिया, मेटल्स का क्वांटिटी को कम कर दिया, इसलिए
इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। और ये कैसे फॉर्म हुआ है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वही चीज लिखा गया है कि Fe2+ आयंस को हमने Fe3+ आयन से रिप्लेस कर दिया। दिस कैन शो, they can show variable oxidation state, hence they are forming non-stoichiometric compound। हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसलिए नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये इसका रिमार्केबल टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखा था, मेनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म बाय डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल दिया है, दे हैव रिमार्केबल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो ये कॉम्प्लेक्स आपको वहां पर भी बताए थे। फिर ये क्या क्या FeCN2 जो है ना कि 4KCN के साथ कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाया। इसी तरह और सारा एग्जांपल्स आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया गया था। इसका दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, तो ये सब रीजंस के कारण हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज एलॉयज फॉर्मेशन, एलॉयज फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर देखिए एलॉयज जो होता है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस in which atoms of one metals are distributed randomly among the other metals. Atoms जैसे हम आपको पता है कि सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर, इसी तरह एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है, इन विच एटम्स ऑफ वन मेटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम्स ऑफ अदर मेटल्स। एक मान लो कि एक एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेटल्स के एटम्स को, एटम्स ऑफ अदर मेटल्स आर मिक्स्ड, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके अंदर। एलॉयज आर जनरली, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एलॉयज आर जनरली फॉर्म बाय दोज एटम्स which has metallic radii within 15% of each other। मतलब दो मेटल्स को मिक्स करने पर एलॉय तभी बनेगा अगर उसका मेटालिक रेडियाई विद इन 15% ऑफ ईच अदर है। उन दोनों का एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एलॉय फॉर्मेशंस नहीं होगा। उन दोनों का मेटालिक रेडियाई में 15%, मतलब मैक्सिमम 15% का डिफरेंस होना चाहिए। 15% से कम होगा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद ये देख लो, मतलब इस पॉइंट से यही ध्यान रखिएगा कि उन दोनों का जो दो मेटल्स या 3 मेटल या 5 मेटल आप मिक्स कर रहे हो या नॉन मेटल्स मिक्स कर रहे हो, उसके एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद और बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बिकॉज, इसका रीजन देख लो क्या है, क्योंकि दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको याद हो कि एक पीरियड के लॉन्ग एटॉमिक साइज क्या होता है, ट्रेंड देखोगे तो पहले कम होता है, फिर कांस्टेंट चलता है, फिर बढ़ता है। तो ये ऐसा ट्रेंड देखता है, बट आप फ्लक्चुएशन देखोगे ना तो ज्यादा का नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज इनका साइज जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। सो द एटम्स ऑफ वन मेटल्स कैन सब्स्टिट्यूट द एटम्स ऑफ अदर मेटल इजिली। और इन दोनों में मैक्सिमम डिफरेंस क्या बताया गया कि 15% ऑफ ईच अदर होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा,
दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एटम्स ऑफ अदर मेटल्स, रिप्लेस नहीं कर सकता है, वहां फिट ही नहीं बैठेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो कि एक एटम का लैटिस है, यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक एटम का लैटिस है, और हमने जो यहाँ पर रेड कलर से बनाया है, यहाँ पर क्या किया है, दूसरे मेटल्स, ये रेड कलर जो देख रहे हो, दूसरे मेटल्स के एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, वहां पर रिप्लेस कर दिया है। अगर ज्यादा डिफरेंस, उसके एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा डिफरेंस होता तो फिट ही नहीं बैठता। तो इसलिए ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर उसके बाद जैसे आयरन, ये ध्यान रखना इंफॉर्मेशन है, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट डू नॉट फॉर्म अमलगम विथ मर्क्यूरी ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज। तो ये इंफॉर्मेशन से ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ एलॉय का एग्जांपल है, ब्रास, कॉपर और टीन को मिला देते हैं उसमें, ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक को मिला देते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल को मिला देंगे तब जाकर एक एलॉय बनेगा, उसको जर्मन सिल्वर बोलेंगे। चलो ये सब कुछ इसका प्रॉपर्टीज था। प्रॉपर्टीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर्टीज को पढ़ें आप। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कंपाउंड है, उस पर आज फोकस करेंगे। उसमें से बहुत चीज आप सीखोगे, उसको ध्यान रखोगे, उसको रूल की तरह भी ध्यान रखोगे। तो हम लोग इसके कंपाउंड्स को शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड हम लोग है, दैट वन इज KMnO4। और KMnO4 आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में देखोगे KMnO4 जरूर आया होगा। तो KMnO4 का कैसे प्रिपरेशंस करते हैं इसको ध्यान रखिए। KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट का प्रिपरेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि KMnO4 कौन सा ओर से KMnO4 को निकाला जाता है, कौन सा ओर से KMnO4 को निकाला जाता है। तो ओर, इसका पहले ओर का नाम याद रखिएगा। तो इसका ओर होता है पायरोलिसाइट ओर, पायरोलिसाइट ओर। इसी तरह अगर पूछे कि K2Cr2O7 को कौन सा ओर से निकाला जाता है तो क्या बोलोगे, किसी को पता है? K2Cr2O7 is produced by which ore? सर क्रोमाइट और सर, क्रोमाइट ओर। हाँ, क्रोमाइट ओर। क्या क्रोमाइट ओर का कोई फॉर्मूला बताएगा? सर FeCrO4। बिल्कुल बिल्कुल, FeO प्लस Cr2O3, दैट इज FeCr2O4, दैट इज क्रोमाइट ओर। तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट का ओर बताओ, तो क्या बोलोगे? पैरोलुसाइट ओर। पैरोलुसाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2, जिसमें मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखो, स्टेप नंबर 1 कैसे प्रिपरेशंस करते हैं। तो सबसे पहला ये रूल की तरह भी ध्यान रखोगे, को एक फ्यूजिंग पैरोलुसाइट ओर, मतलब पैरोलुसाइट ओर को हम क्या करते हैं, किसी बेस ये है, KOH हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है, इनफैक्ट एनी बेस। पैरोलुसाइट ओर को हम किसी बेस के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के जगह आप KNO3 भी ले सकते हो, H2O2 भी ले सकते हो। ये सब क्या करेगा? ये सब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी इसमें क्या देखा, इसका जनरल रूल है कि पैरोलुसाइट ओ प्लस कोई एक बेस, एनी बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरफ तौर पर आप KNO3, H2O2, इनफैक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये सब कोई यूज कर सकते हो। ये सब क्या करता है, ये सब क्या करता है, अगर ये लोगे तो इट टर्न्स इनटू फ्यूज्ड मास टर्न्स इनटू ए डार्क ग्रीन सॉल्यूशन and that is due to the formations of potassium magnate। तो अभी दूसरा काम क्या है देखो,
पोटासियम, पोटासियम पर मैग्नेट, इसका कलर ध्यान रखना, इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। क्या, पर्पल कलर का। पोटासियम नाम ही है पोटासियम, पी मतलब पर्पल। इसी तरह दूसरा कलर ध्यान रखना, K2MnO4, इसका कलर क्या होता है बताओ। इसका कलर देखो लिख दिया गया है, ग्रीन सॉल्यूशंस, ग्रीन ग्रीन, ये सब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कलर है ग्रीन। समझ गया, तो ये कलर ध्यान रखोगे। पोटासियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है। और इन दोनों का कलर का रीजन क्या होता है बताओ। ये दोनों कलर्ड कंपाउंड है, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट, क्या रीजन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुड, चार्ज ट्रांसफर। अगर यहाँ पर देखोगे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का देखोगे तो D0 होता है, मतलब यहाँ पर भी डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन दोनों में चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड सब्सटेंस है, कलर कंपाउंड है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट ही बात है। तो कलर कलर याद रखना है, उसका रीजंस क्या है वो भी ध्यान रखना है। पोटासियम पैरामैग्नेट का क्या कलर है, पोटासियम डाइक्रोमेट सॉरी पोटासियम मैग्नेट का क्या कलर है, ये ध्यान रखना है। इसका और का नाम ध्यान रखना है। तो अभी रूल क्या देखा, अगर हम पायरोलुसाइड ओर को बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, ये दोनों क्या, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कहाँ से कहाँ, +4 से +6 ऑक्सीडाइज कर देता है, मैग्नेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो, अगर इनके जगह पर, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, अगर ये रिएक्शंस को बैलेंस करने दे दिया जाए आपको, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ देखो
तो इसको ध्यान रखिए, क्या मैं बता रहा था कि देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या किया, सामने वाला को ऑक्सीडाइज करके +6 में पहुंचा दिया और खुद रिड्यूस हो गया, ये 0 से खुद रिड्यूस हो गया -2 में। तो अगर इसका n फैक्टर्स निकालेंगे तो ये पर एटम चेंज देखोगे तो 2 का है, बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए n फैक्टर्स इसका 4 है। इसी तरह इसका n फैक्टर्स निकालोगे तो 2 आएगा, क्योंकि +2 से +6 पर एटम चेंज 2 का, और मैग्नीज भी 1 है, तो इसका n फैक्टर्स 2, इसका n फैक्टर 4। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कैसे बैलेंस करते हैं देखिए, उसके बाद देखिए कैसे बैलेंस होता है। ये 2 है, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैग्नीज 2 हो गया। एटम्स बैलेंस कीजिए, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 मैग्नीज, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मैग्नीज हो गया। फिर उसके बाद पोटासियम को बैलेंस कर दिए, राइट हैंड 4 पोटासियम, तो यहाँ पर 4 KOH, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद आप क्या करें, ऑक्सीजन को काउंट कर ले, ऑक्सीजन कितना देखो, ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन में देखोगे 8 ऑक्सीजन यहाँ ही है, तो 2 मोल वाटर आएगा। कर लो, 4 हाइड्रोजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन इधर भी, रिएक्शंस बैलेंस हो गया। अगर इनफैक्ट अगर KOH के जगह K2O3 तो KCO3 होता तो क्या, वाटर नहीं आता, वाटर नहीं, कार्बन वही पर भी वही का, ये इसको और खुद हो जाएगा में। सर आपका आवाज कट रहा है। देखो अगर किसी को ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उससे बैलेंसिंग करने का मन नहीं हो, तो ये इस तरह से भी बैलेंसिंग कर सकता है। कैसे बैलेंसिंग करता है इसको देखिए, इस तरह हाफ रिएक्शंस में भी आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। कैसे देखिए, ये ऑक्सीजन, इट इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या होगा 2O में बदलेगा, और यही 2O क्या करेगा कि MnO2 पायरोलुसाइड और को ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर MnO3 में ऑक्सीडाइज करेगा, MnO3 में ऑक्सीडाइज करेगा, +4 से +6 में ऑक्सीडाइज करेगा। तो कर दिया यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो बैलेंस, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 2 मोल करोगे, इधर 6 ऑक्सीजन, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। अब ये जो MnO3 है, आपको अगर याद हो तो पिछले क्लास ही बता रहे थे, MnO3 क्या है, MnO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है। MnO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या करता है, एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि इसको पानी में डालने पर, ऑल्दो इट इज ए मेटल ऑक्साइड इज जनरली बेसिक नेचर्स का होता है, बट अगर आपका ये जो MnO3 है, इसको पानी में डालने पर हमको एसिड मिला था, मैग्निक एसिड मिला था, यही H2MnO4 मिला था, याद करो पिछले क्लास। तो ये क्या करेंगे, ये जो एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये बेस के साथ, KOH भी है ना, बेस के साथ रिएक्ट कर एसिड बेस रिएक्शंस होगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनाने के लिए बेस का केटायन लो और एसिड का एनायन लो और सॉल्ट बना दो, ये रिएक्शंस बैलेंस कर लो। अब फिर क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो यही जो रिएक्शंस आपने ऊपर बैलेंस किया था वही सेम रिएक्शंस आएगा। तो यहाँ पर ये एक रूल बन गया, क्या रूल बना कि बेस प्लस एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हम MnO2 को लेंगे तो क्या करेगा, MnO2 ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, पोटासियम मैग्नेट बनाएगा। ये रूल हो गया, इसको ध्यान रखिएगा।
जैसे मान लो कि इनफैक्ट O2 के जगह, अगर हम O2 के जगह, O2 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, O2 के जगह हम चाहते तो KNO2 भी NO3 ले लेते, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KNO3 के जगह, इसके जगह पर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर दिया +4 से +6 में, खुद रिड्यूस हो गया, खुद क्या चीज में, नाइट्रेट से नाइट्राइट में रिड्यूस हो गया, नाइट्रेट से नाइट्राइट में रिड्यूस हो गया। और ये बेस क्या होगा, बेस, ये बेस देखिए, जैसे KOH था, अभी यहाँ पर K2CO3 है, K2CO3, तो ये बेस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। KOH बेस रहता तो वाटर बनता, K2CO3 है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। इसी तरह से आप n फैक्टर्स मेथड से इस रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, हाफ मेथड से भी कर सकते हैं। देखो नीचे में हाफ मेथड से कर दिखाया गया है, इसको एक बार देखिए। KNO3 क्या होगा, KNO3 KNO2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरेट किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 को MnO3 में ऑक्सीडाइज कर दिया। और ये MnO3 क्या है, MnO3 ये एक एसिड है, ये क्या है, एसिड है। एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है। बेसिकली K2CO3 क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ K2O प्लस CO2। तो K2O वाला पार्ट क्या करेगा, MnO3 से रिएक्ट कर K2MnO4 बना लेगा, K2MnO4 बना लेगा, क्योंकि MnO3 को पानी में डालने पर H2MnO4 बनता है। ये यहाँ पर जो लिखा हो गया है देखो, H2MnO4 बनता है। तो क्या करना है, सॉल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, बेस का केटायन उठाते हैं और एसिड का एनायन उठाते हैं और सॉल्ट बना देते हैं। और यहाँ पर क्या, ये K2CO3 है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर वहां पर बेस होता, KOH होता, तो वाटर निकलता। तो ये सब रूल है, ये सब रूल को अपने दिमाग में बैठाओगे तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये वाला फिर काम आप खुद करोगे। अब हम क्या किए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले O3 से बैलेंस, O2 से बैलेंस करके दिखाएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज किए क्या चीज में, KNO3 में। फिर अभी चेंज कर दिए कि KNO3 के जगह हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कैसे रिएक्शंस को यहाँ पर बैलेंस करो, कैसे यहाँ पर एनालाइज करोगे, एनालाइज ऐसी तरह करोगे, ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर दिया +4 से +6 में, और खुद रिड्यूस हो गया, क्या खुद रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड -1 से -2 में रिड्यूस हो गया। और फिर क्या है, K2CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। और इस रिएक्शंस को आप देखो हाफ रिएक्शंस मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। तो यही पढ़ते आ रहे हैं क्या, बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 को ऑक्सीडाइज कर क्या बनाता है, पोटासियम पर मैग्नेट बनाता है, पोटासियम मैग्नेट बनाता है, ग्रीन कलर का पोटासियम मैग्नेट बनाता है। तो ये रूल ध्यान रखना। इसके बाद चलो, ये पहला, ये फर्स्ट स्टेप ही अभी तक हम बता रहे थे, फर्स्ट स्टेप, चाहते तो उसको एक लाइन में कवर कर देते। अब ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में क्या हुआ कि बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 को ऑक्सीडाइज कर पोटासियम मैग्नेट आयन में ग्रीन कलर में कन्वर्ट करता है। अब सेकेंड स्टेट में क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ मैग्नेट इनटू पर मैग्नेट। इसको भी करने का 2 मेथड है। तो पहला मेथड देखिए, ये जो फ्यूज मास है, इट इज ट्रीटेड विथ वाटर्स, इसको पानी से ट्रीट करते हैं। देन इट इज ट्रीटेड विथ ए करेंट ऑफ क्लोरीन हो, ओजोन्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये सब क्या करता है, ये सब बेसिकली क्या करता है, ये सब मैग्नेट को पर मैग्नेट में बदल देता है। तो ये जो आप क्लोरीन और ओजोन्स यूज कर रहे हो, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पोटासियम मैग्नेट होता है, ये एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। और ये क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है क्या चीज में, एक +6 से डिस्प्रपोर्शनेट होकर एक तो पर मैग्नेट से मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक दूसरा और प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज, देखोगे वहां पर MnO2 है, MnO2 या MnO3 ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो बेसिकली
क्या हो रहा है रिएक्शंस, ये क्लोरीन हो या ओजोन्स हो, ये सब क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा +6 से +7 में, मतलब पर मैग्नेट से पर मैग्नेट में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा -1 में, 0 से -1 में रिड्यूस हो जाएगा। इस रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो n फैक्टर्स क्रॉस, यहाँ पर देखोगे इसका n फैक्टर्स 2 है, n फैक्टर्स इसका 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से यहाँ पर देखोगे टोटल 4 पोटासियम, तो 2 पोटासियम यहाँ पर, मैग्नीज देखोगे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 पोटासियम यहाँ पर है, 2 पोटासियम यहाँ पर। इसी तरह देखोगे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अगर O3 देखोगे, O3 क्या किया, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, सॉरी ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया +7 में और खुद रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर KOH एक प्रोडक्ट KO और खुद रिड्यूस हो गया O2 में, खुद रिड्यूस हो गया O2 में। इस रिएक्शंस को भी बैलेंस कर लीजिएगा। अगर बैलेंसिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो उसको आप इस तरह भी हाफ मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए हाफ मेथड कर ये ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ, दोनों को फिर ऐड कीजिए, नेट रिएक्शन बन जाएगा। अब ये तो क्या बोला गया था, या तो आप Cl2 लो, या तो ओजोन्स लो, या कार्बन डाइऑक्साइड लो। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बट वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये क्या करता है, ये जो एसिडिक मीडियम में ये जो मैग्नेट होता है डिस्प्रोपोर्शनेट होता है क्या चीज में, KMnO4 में। तो ये भी रूल है, ध्यान रखना, KMnO4 में और MnO2 में ये +6 से +7 में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ +4 में कन्वर्ट होता है। तो यही तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की पहचान है। क्या किया, एक में देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन हुआ, और एक में ऑक्सीडेशन नंबर घटा, रिडक्शन हुआ। तो एक ही सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो ये एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं +7 एंड +4 में। तो ये भी रूल है, ध्यान रखिएगा। जैसे रिएक्शंस को नीचे को बैलेंस करके भी दिया गया, उसको एक बार देख ले आप। नीचे वाला रिएक्शंस आप खुद एनालाइज करके देखें, ये वाला रिएक्शन को खुद एनालाइज कर देखें आपसे हो पा रहा है या नहीं। मैं प्रोडक्ट एक बार पहले बता देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये +6 से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है +7 में और +7 में, और देखो +7 में, और साथ ही साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या था MnO2 +4 में। एक चीज और, जैसे यहाँ पर पोटासियम है, तो पोटासियम हमेशा मीडियम, ये क्या है मीडियम और एसिड दोनों की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, K2SO4 भी हो जाएगा, K2SO4 भी हो जाएगा। ये पोटासियम के साथ करेगा मीडियम का एनायंस लेको, इसको प्रोडक्ट बना दो एक, और फिर पानी तो रहता ही है, वाटर तो आएगा ही। तो इसको आप एक बार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को हमेशा उल्टा बैलेंस करो, उल्टा। तो आप पहले n फैक्टर्स इसका निकाले और इसका निकाले, n फैक्टर्स देखिए कितना आता है, इसका n फैक्टर्स निकालोगे तो 1 आएगा, इसका n फैक्टर्स 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, एटम्स को बैलेंस कीजिए और देखिए ये एनालाइज कीजिए आपसे बैलेंसिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो बैलेंसिंग एक बार बोल दीजिए ना। हाँ बता देता हूँ, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हमेशा उल्टा बैलेंस किया करो। देखो सबसे पहले n फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या है +7 में है, यहाँ पर देखोगे +6 में है, पर एटम चेंज 1 का, यहाँ पर मैग्नीज 1 है तो n फैक्टर्स 1, यहाँ पर देखोगे +4 में है, यहाँ पर देखोगे +6 में है, पर एटम चेंज 2 का, तो n फैक्टर्स यहाँ पर 2 हो गया। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर 2 आ गया, समझ में आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो एटम्स को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 2 मैग्नीज है, यहाँ पर 2 मैग्नीज और यहाँ पर 1 मैग्नीज, 3 मैग्नीज।
3 मैग्नीज के लिए हम यहाँ पर 3, पहले एटम्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो। यहाँ पर 3 मैग्नीज है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या हुआ कि अब क्या हो गया, यहाँ पर 6 पोटासियम हो गया। तो पोटासियम 6 हो गया तो यहाँ पर पोटासियम का सोर्स क्या है, यहाँ पर तो 2 आ गया पहले से ही, 2 पोटासियम यहाँ से, 4 पोटासियम, 2 पोटासियम यहाँ पर से देखोगे 4 पोटासियम, K2SO4 है ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पोटासियम यहाँ से, 6 पोटासियम, ये भी बैलेंस, मैग्नीज भी बैलेंस, पोटासियम भी बैलेंस। अब यहाँ पर देखो सल्फेट आयन, सल्फेट आयन कितना है, सल्फेट आयन यहाँ पर देखोगे सल्फेट आयन ये पूरा का पूरा ये जो है ना H2SO4 पूरा का पूरा सल्फेट आयन यहाँ पर ही जा रहा है। तो प्रोडक्ट साइड हम 2 सल्फेट आयन देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट साइड भी 2 सल्फेट आयन होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सल्फेट यहाँ पर जा रहा है। अगर प्रोडक्ट में 2 सल्फेट है तो यहाँ पर भी 2 सल्फेट होगा। तो ये कर दिया। उसके बाद आप क्या करें, ऑक्सीजन को काउंट कर ले, ऑक्सीजन को काउंट कर ले, या आप पहले आप हाइड्रोजन को काउंट कर ले। तो हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का सोर्स वाटर है, तो वाटर में आप कितना वाटर लोगे, 2 वाटर लोगे तभी 4 हाइड्रोजन आएगा। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गया तो आपका रिएक्शन बैलेंस है, और देखोगे इक्वल आएगा भी। तो इस तरह से इस रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। क्या समझ में आ गया, बताओ? यस सर, समझ में आ गया। चलो, तो ये भी रूल की तरह ध्यान रखना है कि मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्पोसनेट हो जाएगा, क्या क्या चीज में, पर मैग्नेट में और MnO2 में। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल, जैसे यही सेकेंड स्टेप क्या था, मैग्नेट से पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना था। तो उसका एक पहला रूल था वही कि अगर या तो क्लोरीन लो, या तो ओजोन लो, या तो कार्बन डाइऑक्साइड लो, उसमें क्या हो रहा था, मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा क्या है, कॉमर्शियल स्किल्स। कॉमर्शियल स्किल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं पर मैग्नेट आयन का। मैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो एनोड पर क्या होगा, ये +6 से +7 में कन्वर्ट हो जाएगा विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब लेबोरेटरी में कैसे तैयार करते हैं, लेबोरेटरी में ये ध्यान रखिए, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, Mn2+ सॉल्ट को हम लोग अगर याद हो तो इसको क्या बोलते थे, H2S2O8, दिस वन इज परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। इसमें परऑक्सी बॉन्ड होता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, तो ये क्या है देखो, ये परऑक्सी डाइसल्फेट सल्फेट आयन है। तो ये Mn2+, ये परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस रिएक्शन से क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, यहाँ पर भी देखोगे n फैक्टर्स निकालोगे, इसका 5 आएगा, इसका 2 आएगा, क्रिस क्रॉस करोगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, और ये रिएक्शंस आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चे, क्या चीज, कि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये बेसिकली क्या होगा, सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये तो क्या है, +2 से +4 8 +7 में जा रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें ध्यान रखना है कि सल्फर का ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होगा। इसमें सल्फर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, सल्फर यहाँ पर भी +6 में, ये क्वेश्चन पूछे हैं कि सल्फर यहाँ पर भी +6 में है और सल्फेट में भी +6 में है। यहाँ पर इनफैक्ट इसमें इस जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में जो ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वही क्या हो रहा है, वही रिड्यूस हो जा रहा है -2 में, -1 से ये क्या चीज में, -2 में रिड्यूस हो जा रहा है। सल्फर का कुछ नहीं हो रहा है, सल्फर +6 का +6 से मेंटेन है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन परऑक्सी डाइसल्फाइड में जो 2 ऑक्सीजन, अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानते हो तो ऐसा कुछ होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाने आता है। यस सर, सर हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन आप कराए। हाँ कराए थे, ये कुछ ऐसा है, देखो बच्चे ये सब इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान ही रखना है।
ये ऐसा हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इसमें 2 ये ऑक्सीजन है, ये -1 वाले हैं। तो यही -1 वाले और यही -1 वाले क्या होगा, -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर +6 का +6 में ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें सल्फर का कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन -1 से -2 में रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का -1 से -2 में। तो इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लीजिएगा। इसमें आप लिख भी दिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, सल्फर का कुछ नहीं होता है। फिर ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। इसका प्रॉपर्टी देख लिए, ये पर्पल कलर का होता है, moderately soluble in water. Purple color is due to charge transfer from oxide to metals. इसका स्ट्रक्चर ये सब देख लीजिएगा, ये सब रिपीटेशंस है। हाँ, इसका हीटिंग इफेक्ट एक बार मैं ये हीटिंग और एक बार बताया था। हीटिंग इफेक्ट कहाँ बताया था, कोई बताएगा मुझे? ये हीटिंग इफेक्ट इसके एक बार पहले भी बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है? किसी का प्रिपरेशन मेथड में ये बताया गया है। KMnO4 और K2Cr2 का हीटिंग करने पर हमेशा क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है। चलो, तो ये और ये इम्पोर्टेंट भी है, हीटिंग इफेक्ट इम्पोर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर लिथियम कार्बोनेट को हिट करेंगे तो क्या मिलता है, बताओ, कोई बताएगा? सर लिथियम कार्बोनेट को, Al2CO2। बिल्कुल गुड। ओनली अल्कली मेटल्स में लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है, रिमेनिंग का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ये बात भी। इसी तरह लिथियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, बताओ? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ? लिथियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस का बेसिक रूल H+OH-, क्या बनेगा प्रोडक्ट? लिथियम नाइट्राइड। ये फॉर्मूला गलती लिख गया, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Li3n। लिथियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अरे आता है तो बोलो, आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ये सर चुप भूल गया। भूल गया। देखो, तो ये क्या करना है, इसमें केटायन पार्ट ये है और एनायन पार्ट ये है। तो वाटर का H+ और OH-, क्या करो, वाटर का H+ इसके एनायन को दो, एनायन को दोगे तो अमोनिया बनेगा, और केटायन को दोगे OH- तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यही है। अगर अगर यहाँ पर अगर हम बोल दें कैल्शियम, इसी तरह कैल्शियम नाइट्राइड, रुक जा, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो क्या बनता है, बताओ? कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, क्या वही सेम काम करना है? सर वो CaOH उल्टू फॉर्मेशन होगा, C2H2 फॉर्मेशन होगा। C2 क्या सर है? C2H2 फॉर्मेशन होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, C2H2 उसको बोलते हैं एसिटिलीन। C2 ये इसमें क्या है, कार्बाइड आयन है। कार्बाइड आयन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये कार्बाइड आयन है बच्चे। क्या करोगे, इसको हाइड्रोजन दो, ये एनायन को हाइड्रोजन दो, क्या बन जाएगा, एसिटिलीन गैस बन जाएगा। और ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन क्या करेगा, वाटर का OH उठाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये सब रिएक्शन का फीलिंग को समझो। इसी तरह से अगर मैं पूछ दूं कि अमोनियम ये नाइट्राइड को हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे यार, 3 का हीटिंग, अमोनियम का 3 का हीटिंग इफेक्ट बार बार 5 बार बताया हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पर टप्पड़ भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही बोलते बोलते एग्जाम आ जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा, और उस समय बोलेगा कि गलत करके आएगा। क्या होगा, बताओ? सर आप मंडे से पूछ लीजिए ना सर, संडे एग्जाम है इसलिए सर वो इनऑर्गेनिक अभी नहीं पढ़ा वो। अच्छा, मंडे से पूछ लें।
चलो देखो, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसे होता है ना कि इनऑर्गेनिक स्नैक्स की तरह है, समझ, इसको पढ़ने के लिए स्पेशल दिन नहीं आता है। इनऑर्गेनिक स्नैक्स है, उसको स्नैक्स जैसे शाम में नाश्ता करते हो ना, तो शाम में इनऑर्गेनिक नाश्ता में इनऑर्गेनिक खाओ, और एक दिन सफर कर आप इनऑर्गेनिक को याद करने बैठोगे तो याद कभी नहीं होगा। इससे टाइम नहीं मैनेजमेंट हो रहा है सर। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ये सर अभी सर वो पुराना वाला रिवाइज करने के लिए सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इनऑर्गेनिक पढ़ने का अब ये टाइम ही जैसे नहीं। होता है ना, देखो 8-10 दिन के बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको टाइम ही टाइम है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो अभी फिजिक्स का तो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया होगा, आई थिंक सो, खत्म ही हो ये गया होगा, सर हो गया। हो गया है। तो फिजिक्स का अभी अभी आपके पास खाली केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री में भी खाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दिमाग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें दिमाग बहुत कम लगाना है, फैक्चुअल चीज है, याद बहुत ज्यादा करना है, दिमाग लगाने वाला। बायोलॉजी भी अभी आई थिंक सो, बायोलॉजी भी अब दिमाग लगाने वाला चीज नहीं होगा उसमें जो पढ़ाया जा रहा होगा। सर लेकिन बहुत ज्यादा याद रखना, क्या बहुत ज्यादा? याद करने या का चीज है सर। अच्छा, तो चलो अब क्या मैं बोलूँ कि चलो जब टाइम मिलेगा ना मंडे से, उसके बाद रिविजन्स कीजिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए, हाँ रिविजन्स करने के लिए अगर कोई नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं, उनके उनके पास यूट्यूब पर लेक्चर भी पड़ा हुआ है, तो उसको भी जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है वहां पर जाकर उसको ओके करके देख लीजिए। यस सर ऐसे ही कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, इसी तरह से देखो, एक आप लोग के पास प्लस पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज छूट जाता है, तो आप YouTube पर जाइए, उसको फिर से वहां पर रिवाइंड, पूरा मत देखिए, पूरा नहीं देखने का, आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर सर, यहाँ पर ये मतलब आधा घंटा के बाद आएगा, वहां पर हम आगे करके देख लेंगे। ऐसे कर मतलब उसको, चीजें को समझिए और आगे बढ़िए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप सोचोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा याद करने वाला है, ये टोटली गलत है। कुछ ही चीज याद करने वाला है, जैसे बहुत सारे रिएक्शंस को देखो, अगर इतना इतना मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, पी ब्लॉक और ये सब एस ब्लॉक और ये सब डी ब्लॉक में इतना मैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग किया होगा आपको। रिडॉक्स रिएक्शंस अगर आप खाली क्लास में भी सुने होंगे ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग का आधा टेक्निक तो आपको, मतलब आपको 90% आप रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख गए होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस को। यस सर। तो इसी तरह कुछ नहीं, देखो दो मेथड से समझ आते हैं, हाफ मेथड से भी समझाते हैं, बहुत जगह होता है तो क्रॉस करके भी समझाते हैं, एन फैक्टर्स निकाल कर क्रॉस करके भी सिखाते हैं। तो ये सब जो भी टेक्निक्स होता है, थोड़ा थोड़ा देखो, याद तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ही, पर जो टेक्निक्स बताते हैं उसको ध्यान में रखो। चलो, तो इसमें ये बोले थे कि ये नाइट्रोजन गैस इससे मिलता है, नाइट्रोजन गैस, ये जो एनायन पार्ट है ना, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर कर N2 में कन्वर्ट कर देगा। 3 का अमोनियम कंपाउंड का 3 का हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अमोनियम नाइट्राइड का, एक अमोनियम नाइट्रेट का और एक अमोनियम डाइक्रोमेट का। ये तीनों बार बार पूछते हैं, बार बार, तो इसको आप ध्यान ही रखना। और ये दोनों का भी, पोटासियम डाइक्रोमेट हो गया और पोटासियम परमैंगनेट हो गया, इन दोनों का भी हीटिंग इफेक्ट बहुत बार पूछते हैं। तो ये क्या देखोगे, ये +7 से ये +6 में, मतलब क्या, पर मैग्नेट में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ MnO2 में कन्वर्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए क्या ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे नहीं साहब, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, ये देखोगे, ये +7 से +6 और +4 में कन्वर्ट हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का क्या पहचान होता है बताओ? सर वो एक ऑक्सीडेटिव स्टेट से। हाँ, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, दोनों का तो रिडक्शन, मैग्नीज का ओनली रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ये सर ओनली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ता तो ना हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते। तो नहीं, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं है, इनफैक्ट ये रिडॉक्स रिएक्शंस ही नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। चलो,
तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखना है। इसी तरह K2Cr2O7 का भी अगर आप हीट करोगे ना तो वहां पर भी O2 गैस मिलता है, वहां पर भी देखोगे। ये यहाँ पर अभी इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। इसको हीटिंग करते हैं ना बच्चे, तो एक प्रोडक्ट फिक्स है, पोटासियम मैग्नेट, सॉरी पोटासियम क्रोमेट। पोटासियम क्रोमेट का क्या फॉर्मूला बताओगे? पोटासियम क्रोमेट, क्रोमेट आयन क्या होता है? K2CrO4। K2 K2Cr O4, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये एक हीटिंग करेंगे तो ये देखोगे यहाँ पर +6 से यहाँ पर भी ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। और एक दूसरा प्रोडक्ट होता है Cr2O3, Cr2O3 और +O2। मतलब अगर आप KMnO4 या K2Cr2O7 को हीटिंग करेंगे तो ऑक्सीजन गैस मिलता है। मतलब these two reactions are the preparation method of oxygen। आप ऑक्सीजन में भी देखोगे तो ये दोनों रिएक्शंस लिखाया था, मैं वहां पर लिखाया था, बताया था कि ये दोनों डी ब्लॉक में आएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हीटिंग इफेक्ट KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, दोनों का हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशंस, हाँ हम जानते हैं कि KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। KMnO4 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ ये एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज अभी से बता दूं, ये जो Mn पर मैग्नेट आयन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शंस में बातें हुई है। एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम में क्या चीज में कन्वर्ट होता है, कोई बताएगा? सर MnO4 माइनस में। बिल्कुल गुड, MnO4 2- में। हाँ सर MnO4 2 माइनस। MnO4 2- मतलब ये +7 से +6 में जाएगा। और सर न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में। हाँ गुड, MnO2 में, ये ध्यान रखना। तो अभी एन फैक्टर ध्यान रखना है। एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है। बेसिक मीडियम में ध्यान रखना, ये +7 से +6 में जा रहा है तो 1 होता है। और न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। ये देखोगे +7 से +4 में जा रहा है तो न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। तो इसको ऐसे याद रखना, एक कोड याद रखना, बैन बैन बैन। और इसमें ध्यान रखना 153 समझा? बैन 153। मतलब बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3। देखो तो ये इसको पढ़ लेते हैं। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट एंड इट कैन यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। आपको पता है कि टाइट्रेशन में हम KMnO4 को यूज करते हैं, KMnO4 को यूज करते हैं। इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम। प्रोडक्ट इन ऑल मीडियम आर डिफरेंट। इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ज्यादा रिएक्शन इसका एसिडिक मीडियम में ही देखोगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, एसिडिक मीडियम में क्या बोला है, ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है, एन फैक्टर 5 होता है। हाँ इसमें ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम की तरह हमेशा डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4, अगर आपको याद हो कि डाइल्यूट H2SO4 में ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं होता है, HNO3 में ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। ये अगर याद हो, HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ आप बोलोगे कि सर इसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। बट मैं बताया था, अगर याद करो बच्चे, कि ये डाइल्यूट H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आ गया तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और देखा था, रिएक्शंस भी करवाए थे। अगर 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 मैं पूछ दूं, कॉपर का रिएक्शंस अगर डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो नहीं होता है, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे तो हो जाता है। वो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि कॉपर सल्फेट बनता है, और कॉपर सल्फेट बनता है और प्लस ये जो सल्फर होता है इसमें SO
SO2 में रिड्यूस हो जाता है, SO2 में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर यह मैं बोल रहा है कि यहाँ पर आप डाइल्यूट H2SO4 को यूज, ये डाइल्यूट H2SO4 KMnO4 जब एसिडिक मीडियम के तौर पर हम H2SO4 को यूज करते हैं, क्योंकि H2SO4 में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं के बराबर है। और इसमें अगर कोई क्वेश्चंस में अगर मीडियम लिखा हुआ नहीं है, एसिडिक मीडियम लिख दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम डाइल्यूट H2SO4 को एसिडिक मीडियम मान लेते हैं। HCl को कभी भी एसिडिक मीडियम की तरह हम यूज नहीं करते हैं। KMnO4 के रिएक्शंस में HCl को कभी भी एसिडिक मीडियम की तरह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये MnO4 माइनस है, ये सामने वाला Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर Cl2 में पहुंचा देता है। कभी भी हम नाइट्रिक एसिड को मीडियम की तरह यूज नहीं करते हैं। KMnO4 के रिएक्शंस में नाइट्रिक एसिड को मीडियम की तरह यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट आयन अपने ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ध्यान रखना कि KMnO4 के रिएक्शंस में डाइल्यूट H2SO4 को ही मीडियम की तरह यूज करते हैं। कि HCl को क्यों नहीं यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड को क्यों यूज नहीं करते हैं, H2SO4 को क्यों यूज करते हैं, ये सब बातें भी ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या है, KMnO4 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम है। तो ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में हम जानते हैं कि Mn2+ में कन्वर्ट होता है। हमेशा मीडियम का एनायन लो, मीडियम का अनायन सल्फेट आयन लो और क्या बना दो, MnSO4 बना दो। यहाँ पर मैग्नीज +2 में बैठा हुआ है, एक काम तो हो गया। फिर क्या देखो, ये तो A बन गया। अब ये जो KMnO4 का पोटासियम है ना, इसको भी मीडियम का अनायन लेकर K2SO4 बना लो। अब इसको बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पर देखो, KMnO4 है और ये H2SO4 है, MnSO4 है। तो यहाँ पर अगर पोटासियम 2 है, क्योंकि K2SO4 में देखोगे ना पोटासियम 2 है, तो लेफ्ट साइड भी पोटासियम 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीज 2 है, तो इसलिए मैग्नीज को भी 2 करना पड़ेगा, मैग्नीज को भी 2 पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट साइड देखोगे तो सल्फेट आयन का कितना है, यहाँ पर 2 सल्फेट आयन है, यहाँ पर 1 सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन का सोर्स क्या है, सोर्स H2SO4 है। तो अगर 3 सल्फेट आयन है तो 3 H2SO4 भी होना चाहिए, तभी सल्फेट आयन 3 होगा। अब देखो, अब क्या करो, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। अगर हाइड्रोजन देखोगे लेफ्ट हैंड साइड तो 6 हाइड्रोजन से, 6 हाइड्रोजन के लिए आपको 3 वाटर देना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो। ऑक्सीजन को काउंट करने के लिए कभी ये मत करना, यहाँ पर देखो 3 सल्फेट है और तो यहाँ पर ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन कहाँ से आया होगा, 3 सल्फेट आयन यहाँ पर बैलेंस है। आप क्या करो, यहाँ पर ओनली ऑक्सीजन काउंट कर लो, 8 ऑक्सीजन। सल्फेट आयन वाला ऑक्सीजन को काउंट करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन में देखोगे 3 ऑक्सीजन तो वाटर में चला गया, 5 ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन होगा। इसी 5 नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सामने वाला को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो गया, ये हाफ रिएक्शन हो गए। ये हाफ रिएक्शन लिखना सिखाया आपको। अगर आप स्केलेटन फॉर्म में देखोगे, स्केलेटन फॉर्म में तो कैसे बैलेंस करोगे, तो यहाँ पर क्या है, मतलब स्केलेटन फॉर्म कैसे बनाएंगे, स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करके बनाते हैं। तो ये इस रिएक्शन में देखोगे MnK+ एक स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन किसको बोलते हैं, जिसका चार्ज जो होता है ना ड्यूरिंग द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। तो ये देखो MnO4-, इसको हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करने का मेथड है AOSC, आओ हांगकांग चले। AOSC का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, सॉरी, A मतलब एटम्स को बैलेंस कीजिए, O मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, H मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए और लास्ट में चार्ज को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 1 मैग्नीज, तो मैग्नीज यहाँ पर 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है,
तो 4 वाटर्स, 4 वाटर्स। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, तो 8 हाइड्रोजन मतलब 8 H+। लास्ट में चार्ज को बैलेंस कीजिए लास्ट में। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखोगे कितना, इधर अगर 8H+ है तो 8H+ है, तो यहाँ पर क्या, अगर राइट हैंड साइड देखोगे तो +2 चार्ज है, तो लेफ्ट साइड भी +2 चार्ज आना चाहिए। +2 चार्ज आने के लिए यहाँ पर देखिए, +2 चार्ज के लिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तभी क्या होगा, देखो 5 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तभी क्या होगा, ये टोटल -6 चार्ज और +8, ये दोनों को ऐड करेंगे तभी जाकर +2 आएगा। देखो अब ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हाफ रिएक्शंस हो गया, ये हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में ये पर मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। इसी तरह इसी रिएक्शंस को भी बैलेंस करोगे आप, यहाँ पर भी ये रिएक्शंस बैलेंस कर आप खुद कीजिएगा इसको, और इसको हाफ रिएक्शन के फॉर्म में भी बैलेंस कीजिएगा। जैसे अभी एसिडिक मीडियम वाला बताया ना, उसी तरह बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कीजिएगा आप। यहाँ पर और जैसे बताता हूँ कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो हाउएवर अगर सॉल्यूशंस को अगर आप मैग्नेट आयन को अगर आप डाइल्यूट कर दोगे तो क्या होता है, ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, विच अपीयर एज ए ब्राउन PPT। अगर आपको याद हो तो पोटासियम मैग्नेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और पोटासियम पर मैग्नेट का पर्पल होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप डाइल्यूट करोगे, पानी मिलाओगे, तो ये क्या होता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, जिस तरह से अभी एसिडिक मीडियम में बताए ना, उसी तरह से आप बैलेंस करोगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीज ये क्या होता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर देखिए तो क्या बता रहा था कि जो मैग्नेट है डाइल्यूट करोगे तो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 मैग्नीज है, तो 2 मैग्नीज है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर लेफ्ट साइड देखोगे 4 पोटासियम हो गया, इसलिए राइट साइड में पोटासियम आपको KOH लाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। 4 पोटासियम यहाँ पर भी, 4 पोटासियम यहाँ पर भी। ऑक्सीजन काउंट करिए, ऑक्सीजन अगर राइट साइड काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड आप क्या करो, हाइड्रोजन काउंट कर लो, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो ये वाटर है। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, ये तो वाटर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड आपको हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। राइट साइड पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन लाने के लिए यहाँ पर 2 वाटर लेना पड़ेगा। अब क्या करें, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन काउंट कर लिए, ऑक्सीजन कितना है, 8 है यहाँ पर, 8 और 2 10 है, यहाँ पर 10 में 4 ऑक्सीजन यहाँ पर,
4 ऑक्सीजन यहाँ पर 8 और ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन होगा। अगर इसे आप मल्टीप्लाई नहीं न्यूट्रल, करूंगी तब भी तो होगा। हाँ तब भी हो जाएगा, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का मकसद इसलिए है बच्चे, क्योंकि रुक जाओ, नहीं मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं पता है, क्योंकि हमको ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर 2KMnO4 है ना, 2KMnO4 है, तो यहाँ पर भी 2KMnO4 लाने के लिए हम यहाँ पर क्या किए, पूरे रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा समझ लो। और इन दोनों को ऐड अगर करेंगे ना बच्चे, तो ऐड करेंगे तो यही न्यूट्रल मीडियम कहा जाता है। न्यूट्रल मीडियम बेसिकली क्या है, एक माइल्ड बेसिक मीडियम है। यही देख रहे हो, ये 2KMnO4 था ना, 2K2MnO4, तो यही 2K2MnO4 लाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा समझो। तो क्या गया, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नेट रिएक्शन आ जाएगा। यही न्यूट्रल मीडियम या माइल्ड बेसिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम ही है आपका। ये बैन अभी बता रहा था जो, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो किसको किसको क्या क्या करेगा, ये पूरा चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो ये हम जानते हैं, ये पर्पल कलर का है, ये क्या करेगा, सामने ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर कर खुद Mn2 प्लस कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। H2S को सल्फर में, SO2 को SO3 में, ऑक्सलेट को CO2 में, Fe2 प्लस को Fe प्लस में एजेंट है। ये तो बोलते हैं फेरस ऑक्सीडाइज तो करे, सर आपका आवाज काट तो भी ऑक्सीडाइज। आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ Yes, तो मैं sir. ये बोल रहा था, कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैं रिडॉक्स एक्स में बताया था कि अगर फेरस ऑक्सलेट हो तो ये क्या करेगा, फेरस ऑक्सलेट में आयरन को भी +2 से +3 में कन्वर्ट करेगा और ऑक्सलेट आयन को भी CO2 में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हो ये चीज, दोनों चीज को। अगर फेरिक ऑक्सलेट होता तो Fe3+ को Fe3+ में रखता और ऑक्सलेट आयन को क्या करता है, CO2 में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसको O2 में कन्वर्ट करेगा। X- है तो इसको X2 में कन्वर्ट करेगा। फ्लोरीन कभी नहीं हो सकता है। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 से भी ताकतवर है। तो ये यहाँ पर थायोसल्फेट को S4O6 में कन्वर्ट करेगा। इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयंस, टेट्राथायोनेट आयंस। तो चलो एक दो रिएक्शंस देखो, लिख कर बता देते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो हम जानते हैं क्या, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके फेरिक सल्फेट में करता है, तो यहाँ पर 2 आयरन है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मीडियम एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम H2SO4 को लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे टोटल 3 सल्फेट आयन है और 3 सल्फेट आयन है, 2 सल्फेट आयन तो यहाँ पर है और 1 सल्फेट आयन का सोर्स H2SO4 होगा। अब क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 तो 1 वाटर। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन काउंट कर लो, सल्फेट आयन को काउंट मत करना कभी। ऑक्सीजन देखोगे 1 है तो यहाँ पर 1 नेसेंट ऑक्सीजन।
अगर अगर आपको याद हो तो KMnO4 वाला रिएक्शन से, KMnO4 वाला रिएक्शन था ना, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, 5 नेसेंट देता था। अगर ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन इस हाफ रिएक्शन को भी मिलना चाहिए। इसको मिलने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया। अब दोनों को क्या करो, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दो, ये नेट रिएक्शंस आ गया, ये बैलेंस रिएक्शंस आ गया। तो एक हाफ रिएक्शन तो आपको बैलेंस करना चाहिए, एक ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे खुद और बैलेंस करोगे। जैसे मान लो सल्फर मिलता है तो रिएक्शन लिख लो, लिखने के लिए क्या देखो, एक सल्फर हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, अगर हम रिएक्शंस को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दे, रिएक्शंस आ जाता है। क्या समझ रहे हो बताओ ये सब? सर सुना नहीं दे रहा है सर ठीक से। सुना है क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, आप सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये मैं देखो बच्चे कि ये हाफ रिएक्शन लिखना जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही बैलेंस करके बताया आपको। यस देखो दूसरा हाफ रिएक्शन, अगर हमको H2S के साथ रिएक्शन लिखना रहता, ये ऐसा दे देता KMnO4 H2S प्लस H2SO4 राइट द प्रोडक्ट एंड बैलेंस इट, तो हम कैसे लिखते, कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, बैलेंस करते। तो ये हाफ रिएक्शन मैं लिखना अभी थोड़ा देर पहले ही सिखाया आपको। दूसरा हाफ रिएक्शन कैसे लिखते देखो, H2S हमको ये पता है, ये ध्यान रखना, H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में पहुंचाता है और खुद रिड्यूस होकर +2 में चला जाता है। तो ये रिएक्शंस, ये हाफ रिएक्शंस भी बैलेंस करना पड़ेगा आपको। कैसे बैलेंस करोगे देखो, एक सल्फर तो एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन मतलब एक पानी लाना पड़ेगा, राइट साइड एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या करोगे और ऐड करने के लिए इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका नेट रिएक्शंस बन गया कि KMnO4 H2S प्लस H2S आपको आएगा। समझिए ये चीज बताओ। यस सर। सर चलो ओके। इसी तरह बेसिक मीडियम में भी देखो, बेसिक मीडियम में हमको पता है कि बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, माइल्ड बेसिक रहेगा तो MnO2 में कन्वर्ट होगा, माइल्ड बेसिक रहेगा तो, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा तो MnO क्या स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा तो MnO4 2- में। तो हम माइल्ड बेसिक ले रहे हैं, माइल्ड बेसिक, तो क्या होगा, Br- को BrO3- में कन्वर्ट करेगा, को SO3- में कन्वर्ट करेगा, थायोसल्फेट को SO4 2- में कन्वर्ट करेगा। ये जो इंपॉर्टेंट लिखा गया, ये एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। तो अगर देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन जे में पूछा गया है, क्या यहाँ पर देख रहे हो आप, KMnO4 है और ये Mn2+ को हम जानते हैं कि MnO2 में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, KMnO4 भी इसको Mn2+ को MnO2 में बदला और खुद भी क्या हो गया, खुद भी MnO2 में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में कन्वर्ट, मतलब क्या हो देखो, यहाँ पर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाला Mn2+ को Mn4 में बदला, MnO2 में बदला, और खुद भी +7 से +4 में आ गया, Mn2 में आ गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या किए हम, और एक प्रोडक्ट क्या होगा, हम जानते हैं कि ये K+ है, K+ है तो K+ क्या करेगा, मीडियम H2SO4 है तो मीडियम का सल्फेट आयन लेकर K2SO4 बनाएगा।
K2SO4 बनाएगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो n फैक्टर मेथड लगाएं। इसका n फैक्टर 3 होता है, इसका n फैक्टर 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। अब इधर देखोगे, अब पहले एटम्स को बैलेंस कर लीजिए। मैग्नीज 3 है, मैग्नीज 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 मैग्नीज है, 5 मैग्नीज, 5 मल्टीप्लाई किया। पोटासियम यहाँ पर 2 है, पोटासियम 2 है, तो यहाँ पर K2SO4 भी तो बना होगा, तो इसमें 2 पोटासियम। सल्फेट आयन को काउंट कर लीजिए, यहाँ पर देखोगे सल्फेट आयन टोटल कितना है? 3 है। 3 में से यहाँ पर एक ही सल्फेट क्या सोल होगा, तो H2SO4 हम लोग डाल लिए, H2SO4 2 सल्फेट आयन आ गया। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 है, तो इसलिए 2 वाटर। ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा तो ये इसी तरह ये डॉक्स रिएक्शन को हम n फैक्टर मेथड से बैलेंस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है पोटासियम डाइक्रोमेट। पहला मेथड आज जो पढ़ा है ना, उसी का रिवीजन है। ये भी ध्यान रखिएगा क्या कि अगर क्या बताए थे, पायरोलुसाइड और का क्या फॉर्मूला बताओ? पायरोलुसाइड MnO2, बिल्कुल बिल्कुल, MnO2 पायरोलाइड। और फिर क्या बता, बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रूल था ना, बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग, बताओ? सर साउंड ब्रेक कर रहा है सर। साउंड ब्रेक कर रहा है। ये सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, अब आ रहा है ना? यस सर। सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी थोड़ा देर पहले रूल बताए थे, अगर याद हो आपको, कि पायरोलुसाइड और प्लस बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? तो प्रोडक्ट अभी थोड़ा देर पहले आज ही बताया था, शुरू यहीं से किया था। प्रोडक्ट क्या सर होता था? पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, पोटासियम परमैंगनेट बनता था, बिल्कुल सही है, पोटासियम परमैंगनेट बनता था, पोटासियम परमैंगनेट बनता था यहाँ। तो यहाँ पर भी, यहीं पर भी यही सेम काम यहाँ पर भी होगा। क्या? क्रोमाइड और दैट इज FeCr2O4। इसको आप इस फॉर्म में याद रखोगे, ये फॉर्म ज्यादा इजी याद हो जाएगा आपको। FeO प्लस Cr2O3 को कंबाइन करेंगे तो और आ जाएगा डाइक्रोमेट आयन का। तो इसमें भी क्या होता है, क्रोमाइट और को हम क्या करते हैं, रोस्टेड विथ सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। मतलब क्या है बच्चे, कि बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब भी हम ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है, क्रोमियम प्लस 3 वाला, क्रोमियम प्लस 3 वाला क्या होता है, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? इसको क्या बोलते हैं बच्चे बताओ? दिस वन इज क्रोमेट आयन। या एक जगह और बताया था, क्या चीज बच्चे, क्या कि बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस क्रोमियम अगर +3 में होगा तो ये दोनों क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके +6 में पहुंचा देगा। ये इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन में पहुंचा देगा। ये रूल है। जैसे उस केस में क्या, बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 को ऑक्सीडाइज कर कर मैग्नेट में पहुंचाता था। इसी तरह यहाँ पर क्या रूल है, बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम +3 वाला को क्रोमियम +6 वाला दैट इज क्रोमेट में पहुंचाता है। क्या ये रूल याद रहेगा बताओ? यस। हाँ, तो यही चीज, ये रिएक्शंस को पहचानने की कोशिश करो थोड़ा। देखो ये क्या है, देखो बच्चे कि ये बेस है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, ये क्रोमियम इसमें जो +3 वाला है, +3 वाला है, इसको ऑक्सीडाइज कर कर डाइक्रोमेट में पहुंचाएगा, सॉरी क्रोमेट में पहुंचाएगा, क्रोमेट +6 में पहुंचाएगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, देखो इसमें आयरन FeO है, आयरन FeO है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, +2 वाला आयरन को भी तो +3 में बदलेगा। समझ रहे हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। तो क्रोमियम को तो कन्वर्ट करेगा ही, क्रोमियम को तो कन्वर्ट किया ही। आयरन जो +2 वाला है उसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया Fe2O3 में। और साथ ही साथ क्या हम जानते हैं यहाँ पर अगर सोडियम कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। क्या इस रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं आता है क्या, बताओ? ये रिएक्शंस को बैलेंस कर लोगे क्या? देखो यहाँ पर यस सर। इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा गया, मैकेनिज्म के हेल्प से आप समझने की कोशिश करो। इस मैकेनिज्म को समझो आप। क्या इस मैकेनिज्म को आप समझ पा रहे हो या इसको समझो थोड़ा। O2 है, नेसेंट ऑक्सीजन दिया, उस नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो आपका पायरोल सॉरी क्रोमाइट ओर है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये +2 वाला को, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +2 वाला को +3 में बदला, और +3 वाला को पहले Cr2O3 में बदला। अब ये Cr2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है तो क्या करेगा, फर्दर बेस के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। पहले CrO3 बनेगा बच्चे। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि आयरन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्रोमियम 2 है, क्रोमियम कितना हो गया, टोटल 4 हो गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन इधर कितना है, ये 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, 12 और 3 15 ऑक्सीजन। 15 ऑक्सीजन में यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, और 6 और 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 7 नेसेंट ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर 2 ही नेसेंट ऑक्सीजन है बच्चे, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ही है। तो क्या करेंगे, हम इस रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 14 हो जाए, और इस रिएक्शंस को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं बच्चे, हम जानते हैं क्या, ये CrO3 जो यहाँ पर बन रहा है ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये एसिडिक ऑक्साइड जो आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट बना लेगा। यही देख रहे हो ना, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट बना लिया और प्लस CO2 निकाला। और इसी रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो बच्चे देखो, ये रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शंस आ जाएगा, ये इतना भयानक रिएक्शंस। बट अगर आप लॉजिकली देखो, लॉजिकली आपने समझा तो ये रिएक्शंस को आप NCERT बुक में देखोगे, यही एक लाइन रिएक्शन लिखा रहता है। अगर कोई NCERT बुक खोल कर देखेगा तो ये सब कुछ नहीं लिखा रहता है, ये सिर्फ रिएक्शन लिखा रहता है। और अगर कोई इस रिएक्शन का कोफिशिएंट याद करना चाहेगा तो याद कर पाएगा, बताओ? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं याद कर पाएगा। बट इसमें फंडा क्या है, कुछ नहीं है। फंडा यही है कि ये बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाला को ऑक्सीडाइज करके +6 में, क्या चीज में, क्रोमेट में पहुंचाता है, क्रोमेट में पहुंचाता है। और आयरन इसमें जो +2 में है उसको +3 में कन्वर्ट करता है। इतना ही फंडा है। बैलेंस कैसे करना है, हाफ मेथड से आपको एक एक लाइन करके समझाया गया है। उसके बाद देखो ये सेकेंड स्टेप भी देख ही लो। तो देखो ये रूल नंबर 1 ये याद रहेगा ना, ये रूल नंबर 1, क्या रूल नंबर 1 है, इसको एक बार पढ़ लो आप, पहले पढ़ लो इसको। बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम +3 वाला को क्रोमेट में बदलता है। जैसे वहां पर क्या था, बेस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 को क्या कन्वर्ट करता है, MnO4 मैग्नेट आयन में। क्या ध्यान रहेगा ना ये वाला?
यस सर। हाँ सर। चलो उसी तरह सेकंड ये वाला रूल सेकंड स्टेप आते हैं, पहले उसके पहले ये रूल सेकंड रूल पढ़ लो। सेकंड रूल एक बार पढ़ लीजिए आप पहले। सेकंड रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिडॉक्स रिएक्शन में भी समझाया था इसको। सेकंड रूल को पढ़ो एक बार कि क्रोमेट, ये क्या है, क्रोमेट आर स्टेबल्स इन बेसिक मीडियम एंड डाइक्रोमेट आर स्टेबल्स इन एसिडिक मीडियम। इसको याद करने के लिए बच्चे ये भी ध्यान रखना है, एबीसीडी ध्यान रखना है इसको। और क्या करना है, ए को ऐसे, अगर आप जैसे अनुपात, रेशियो, अनुपात, ये सब बचपन में पढ़ते होंगे आप, तो आप क्या करना बच्चे, इसको क्या करना, ए को डी से मिला देना और बी को सी से मिला देना। ध्यान रखना क्या बच्चे कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल्स है और क्रोमेट क्या बेसिक मीडियम में स्टेबल्स है। ये समझा ये चीज, अगर भूल जाए तो। क्या डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल्स, क्रोमेट बेसिक मीडियम में स्टेबल्स। ये कलर भी ध्यान रखना, डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, जैसे पर मैग्नेट का कलर क्या होता है, पर्पल होता है। और ये तो पर मैग्नेट का कलर क्या था बताओ, ग्रीन सर। मैग्नेट का कलर ग्रीन ग्रीन था, होता है बिल्कुल सर। याद रखना है, ग्रीन याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह डाइक्रोमेट का कलर याद रखना ऑरेंज होता है और क्रोमेट का कलर याद रखना येलो होता है। और इन सभी कलर रीजन। तो देखो जैसे ये डाइक्रोमेट है और ये क्रोमेट है और ये इक्विलिब्रियम इस तरह का है, मतलब क्रोमेट देखोगे एसिडिक मीडियम, ये जो डाइक्रोमेट देख रहे हो ना, सॉरी ये जो क्रोमेट देख रहे हो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हाफ रिएक्शन लिखकर बैलेंस किया गया है, इसको भी एक बार आप बैलेंस कर खुद कीजिएगा। देखो रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड भी देख लो एक बार, रूल नंबर सेकंड एक बार देख लीजिए क्या है बच्चे, क्योंकि रूल नंबर सेकंड नहीं तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा ना। रूल नंबर सेकंड क्या है, देखो कहाँ गया यार। हाँ रूल नंबर सेकंड क्या है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ से बनाया ना बच्चे, सोडियम क्या है, क्रोमेट, यहाँ से जो बनाया है, रोस्टेड विथ वाटर्स विथ सोडियम क्रोमेट goes into the solutions behind insoluble Fe2O3 reddish brown PPT नीचे बैठ जाता है। द सॉल्यूशन को फर्दर हम सेकेंड मेथड क्या होता है, H2SO4 से ट्रीट करते हैं। सॉल्यूशन जो आपका सोडियम क्रोमेट मिला ना बच्चे, उसको हम H2SO4 के सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं और H2SO4 के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे ये यहाँ पर दिया गया है। अगर करोगे ना, देखो H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे इसको तो क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट बनता है। ये डाइक्रोमेट जो होते हैं ना बच्चे, सोडियम डाइक्रोमेट, ये मोर सॉल्युबल होते हैं, पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये कम सॉल्युबल होते हैं। तो हम ये इन दोनों को क्या करते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो लिखा गया इस ऐसे करके, सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन लेस सॉल्युबल सोडियम सल्फेट इज क्रिस्टलाइज आउट। और उसके बाद थर्ड स्टेप किया जाता है। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करते हैं बच्चे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कराते हैं। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है ना, उसको KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं और क्या बन जाएगा, K2Cr2O7। ये दोनों जो मेथड है, ये जो दो स्टेप है बच्चे, इसको आप घर से पढ़िएगा, इसको घर से पढ़कर आइएगा। ये दोनों स्टेप को मैं अगले क्लास से प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा। कल ही क्लास है, कल के लिए मैं बता दूं, कल ये चैप्टर में आप जान नहीं है, 2 ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, F ब्लॉक तुरंत खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को खत्म करते ही कल हम सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री। समझ गया ना बच्चे? ओके सर, कल क्लास लेंगे। चलो हाँ कल सैटरडे सैटरडे है है सर। ना, सैटरडे को 2 घंटा का होता है ना। ओके सर। तो सैटरडे को 2 घंटा लेंगे, क्योंकि आप लोग को जितना जल्दी कोर्सेज खत्म हो जाएगा ना, कोर्सेज खत्म हो जाएगा
तो आपको क्या करेगा आगे पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलेगा जब भी एग्जाम हो। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।